नमस्कार बच्चों, कल हमने आपका अध्याय 3 जो है उसकी शुरुआत की थी और अध्याय 3 के पहले पार्ट की हमने बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसकी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर का जो नाम था वो था आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अर्थात धातु और अधातु। प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में धातु और अधातु की परिभाषाएं अर्थात क्या होती हैं, इसके अलावा धातु और अधातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनकी बात हमने की थी, भौतिक गुणों की जो है वो बात की थी। आज के इस अध्याय में हम शुरुआत करेंगे इनके रासायनिक गुणधर्मों की, अर्थात जो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी उनकी बात करेंगे, या केमिकल कैरेक्टर्स जो है इनके क्या होंगे उनकी बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए, धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करते हैं कि गुणधर्म क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें तो धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। किसके साथ क्रिया करके? देखिए, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होगी तो उस क्रिया को हम दहन बोलेंगे। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। एक नंबर पे बात कर लेते हैं दहन की। ध्यान से सुनना इसको कि धातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, धातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमेशा ही क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। पहली ये रासायनिक अभिक्रिया जो जिसकी हमने बात की। ठीक है, उदाहरण की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाता है। तो अगर 2 कॉपर के अणु लेते हैं और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो ये तो कॉपर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। जलाते हैं तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनता है CuO। अब ध्यान रखना, मैंने आपको दूसरे चैप्टर के अंदर हमने विस्तार से पढ़ा था अभिक्रियाओं का संतुलन। तो देखिए, संतुलन की बात करते हैं तो यहाँ पे Cu कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन भी 2 होगा और Cu भी 2 होगा। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है आदि कुछ धातु जो होती हैं वो ऑक्साइड, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। और इस प्रकार के धातु ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो आप लोग उभयधर्मी ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। दोनों प्रकार की प्रकृति का मतलब क्या है? वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार की जो है विशेषता प्रदर्शित करते हैं। उनको उभयधर्मी, उभय का मतलब होता है दोनों, धर्मी का मतलब अम्ल क्षारक, दोनों प्रकार के ऑक्साइड होते हैं धातु ऑक्साइड, उनको क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसके बाद में 2 नंबर बात करते हैं मुख्य अभिक्रिया की। 2 नंबर अभिक्रिया की अगर बात करें तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया। तो याद रखना प्यारे बच्चों, धातु जल के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और साथ में क्या बनाती हैं? जो हाइड्रोजन है वो प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त होता है।
देखिए ऐसा बोल सकते हैं, धातु जो है वो जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन जो है वो बनता है। साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। जैसे अगर बात करें कि ठंडे जल के साथ पोटेशियम व सोडियम धातुएं जो है वो तेजी से गति करती हैं, और ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी। जैसे अगर बात करें पोटेशियम 2 के, ठीक है, और इसकी क्रिया 2 अणु जल के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 2KOH, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। तीर का चिन्ह मैंने शुरुआत में बताया था, गैसीय अवस्था के लिए ऊपर की तरफ लगाते हैं, और अगर ठोस अवस्था है या फिर अन्य कोई पदार्थ है तो उसके लिए नीचे की तरफ मुंह करके लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पोटेशियम, ये जल, ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बोलते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि धातु जो है वो जल के साथ मिलेंगी, ठीक है, तो जल के साथ मिलने पर वो हाइड्रोक्साइड देती हैं। क्या देती हैं, हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में बात करते हैं धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। धातुओं की किसके साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया। 3 नंबर बात करते हैं धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, क्रिया की बात करते हैं तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है वो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु हमेशा ही अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, लवण और क्या प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रदान करते हैं। बात कर लेते हैं किस प्रकार से, इधर वाली साइड लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसके उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरणों की अगर बात करें तो 2-4 उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे मैग्नीशियम धातु जो होती है, कौन, मैग्नीशियम धातु जो होती है वो HCl के साथ क्रिया करके, किसके साथ, 2HCl के साथ क्रिया करके, और उसके द्वारा बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 जो एक प्रकार का लवण है, और मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बनता है H2, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया की बात करें तो ये 1 है, H2 है, Cl2 है, यहाँ पे 1 है, Cl2 है, H2 है, तो बराबर है, ठीक है, संतुलित है अभिक्रिया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ क्रिया करके, किसके साथ, HCl के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। इस बार मैंने अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं लिखी है, इसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे संतुलित। एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखिए क्लोरीन के कितने हैं, 3 हैं, क्लोरीन के कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे क्लोरीन के कितना है, 1 है। पहले लिख लेते हैं, Al के 1 है, H का 1 है, Cl का 1 है। इधर वाली साइड Al का 1 है, Cl के 3 है, और H के 2 हैं। तो प्यारे बच्चों ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करेंगे तो देखिए संतुलित करने का सीधा सा तरीका क्या है। सीधा सा तरीका ये है, सबसे पहले एल्यूमिनियम, ये तो एक बार छोड़ो इसको, हाइड्रोजन क्लोरीन की बात करते हैं जो सबसे अधिक है। सबसे पहले सबसे अधिक को देखते हैं, क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन के 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे तो 3 लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो गलत होता है। यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पे अगर 3 लगाते हैं तो ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं 6, कितने लगाते हैं, 6 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन के हमारे पास इधर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन के 6 करने के लिए यहाँ 3 लगेगा, लेकिन क्लोरीन के भी यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन के कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो एल्यूमिनियम के भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है पूरी जो है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाती है। अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है।
इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें एक और उदाहरण की, तो Zn ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Zn की क्रिया जब HCl के साथ करवाई जाती है तो जो है जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो Zn का एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे H का एक है, यहाँ पे H के दो हैं, यहाँ पे Cl का एक है और यहाँ पे Cl का एक है। तो प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है। H के दो करने के लिए यहाँ पे दो लगाते हैं, यहाँ पे H के दो हो गए, लेकिन क्लोरीन के भी कितने हो गए? दो हो गए। यहाँ पे क्लोरीन का एक है, तो यहाँ लगाएंगे तो Zn के भी दो हो जाएंगे, इसलिए Cl2 क्या कर दिया जाएगा? 2 कर दिया जाता है, जो जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है, क्योंकि जिंक की संयोजकता आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था। जिंक की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? 2 होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और इनको इस प्रकार से लिखते हैं तो ZnCl2 बनता है। ZnCl2 जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट 4 नंबर धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। तो धातु जो है वो लवणों के साथ भी क्रिया करते हैं और लवणों के साथ क्रिया करके ये जो है क्या देते हैं? लवणों का जो विलयन है वो प्राप्त हमें होता है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में क्या होता है? अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है अपने कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अतः यदि बात करें धातु ए और कोई धातु बी है, कोई धातु ए और धातु बी है, ठीक है, धातु ए और कोई धातु क्या है? बी है, उसके विलयन को विस्थापित कर देती हैं। तो धातु ए और बी के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। धातु ए क्या होगी? बी से क्या होती है? अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो इस प्रकार धातु जो है वो लवणों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, उनको विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भी टॉपिक है सहक्रियता श्रेणी, उसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। सीधा से याद रखना है, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। ये कुछ उदाहरणों की बात हमने इस वीडियो के अंदर की। कल वाले वीडियो के अंदर हम सहक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहक्रियता श्रेणी की जो है वो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।